दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में 5 मुख्य जनजाति हैं। थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, राजी। इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो है किसी भी एक जनजाति को एक साथ नहीं लिखा गया है। बाई फैक्टों को एक साथ जोड़ के लिखा गया है, जो लंबे समय तक याद रखने में आपको मदद करेंगे। देखना इस वीडियो में आगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पहले हमने इसको दोनों को उत्तराखंड में क्या स्टेटस है इनका, उसके बारे में देखते हैं। अनुसूचित जाति SC 18,92,516 इनकी जनसंख्या है उत्तराखंड में। प्रतिशत में बात करें उत्तराखंड में 18.8%। लिंग अनुपात जो है 936। सर्वाधिक SC जनसंख्या वाले ज़िले हैं हरिद्वार और सबसे कम है चंपावत। अगर प्रतिशत में बात करें तो बागेश्वर, और सबसे कम प्रतिशत SC का है देहरादून में। साक्षरता जो है 74% है इनकी। आरक्षण की बात करें तो लोकसभा में इनको एक सीट का आरक्षण है। 5 लोकसभा सीट है हमारे उत्तराखंड में, जिसमें एक सीट का इनको आरक्षण दिया हुआ है। अल्मोड़ा सीट जो है SC के लिए रिजर्व है। विधानसभा में 13 सीटें और सरकारी सेवाओं शिक्षण संस्थानों में 19% आरक्षण जो है SC जनजाति को मिला हुआ है, अनुसूचित जाति को। अब बात करते हैं ST की जनसंख्या हमारे उत्तराखंड में 2,91,903 है। प्रतिशत में बात करें तो 2.9%। लिंग अनुपात 963। ST जनसंख्या सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में, और प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है। लेकिन सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग में है इनकी जनसंख्या, लेकिन प्रतिशत में सबसे कम टिहरी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। साक्षरता जो है इनकी 73.9% है। आरक्षण जो है लोकसभा में इनका 0 है। लोकसभा की 5 सीट है, तो उसमें से इनको कोई आरक्षित सीट नहीं है। विधानसभा में 2 सीटें हैं, चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर, 2 सीटों की। और राज्याधीन सेवा और शिक्षण संस्थानों में इनको 4% आरक्षण का दिया हुआ है। अब बात करते हैं, हमें अनुसूचित जनजाति पढ़नी है, तो उत्तराखंड में 5 अनुसूचित जनजाति हैं। थारू, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, राजी। तो इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 में 5 जातियों को ST का दर्जा दिया गया। किसकी सिफारिश पर? लोकर समिति की। इम्पोर्टेंट है। इनमें से 2 जनजाति को आदिम का दर्जा दिया गया है। एक तो राजी जनजाति, सर्वप्रथम आदिम जनजाति का दर्जा राजी को दिया गया है, और दूसरे नंबर पर बोक्सा को 1981 में। अब बात करते हैं उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति और सबसे कम राजी है। किसी बुक में आपको इसको थारू की जगह जौनसारी भी मिलेगा, लेकिन थारू, कुमाऊँ और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और गढ़वाल की अगर बात करें तो गढ़वाल में जौनसारी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने जो इन 5 जनजाति हैं उनको एक एक करके नहीं लिखा है, हमने यहाँ सबको एक साथ चलाया है। सबके एक साथ नोट्स बनाए हैं। जैसे निवास स्थान और उत्पत्ति है, तो ये हम अलग अलग पढ़ते हैं तो हम इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन हमने एक यहाँ इनको एक जगह लिखा है। जैसे थारू जो है सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में, जौनसारी देहरादून में, भोटिया, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में, बुक्सा सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है, और कुछ बुक्सा चंपावत में भी है, और सबसे ज़्यादा राजी जो है पिथौरागढ़ में है। तो ये जो निवास स्थान है इनका एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमें याद करने में आसानी होगी। तो इसी बेस पे ये नोट्स बनाए हैं, इनको अच्छे से देखें, याद करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं इनकी उत्पत्ति। थारू जो अपने आप को किरात वंश का मानते हैं, कुछ थारू जो है महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं, और मंगोल प्रजाति भी, मतलब अलग अलग जो है इसमें कहा गया है इनको किरात वंश, महाराणा प्रताप का वंशज या मंगोल प्रजाति के। अगर जौनसारी की बात करें तो जौनसारी मंगोल प्रजाति और डोम प्रजाति का मिश्रण है। ये अपने आप को पांडवों का वंशज भी कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करें भोटिया, तो किरात वंशीय अर्ध घूमतू, मतलब भोटिया जो है ये घूमते रहते हैं। ये ग्रीष्म काल में जो है कहीं और निवास करेंगे, और शीतकाल में जो है कहीं और चले जाते हैं। तो मतलब ऋतु प्रवास करने वाली जो एक मात्र जनजाति है उत्तराखंड की, ऋतु प्रवास करने वाली भोटिया जनजाति। इनका ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है, और शीतकालीन आवास मुनसा कहलाता है। ठीक है, आगे हम वो पढ़ेंगे भी। तिब्बती प्लस मंगोल का जो है मिश्रण है, और अपने आप को एक खस राजपूत भी कहते हैं। अब देखते हैं बुक्सा उधम सिंह नगर में और चंपावत में पाए जाते हैं। ये अपने आप को पवार राजपूत और मेहर बुक्सा जो है अपने आप को कहते हैं। पिथौरागढ़ में जो है राजी जनजाति पाई जाती है। इन्हें बनरोत
और जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि ये जंगलों में ही निवास करते हैं। तो ये हमारी निवास स्थान और उत्पत्ति थी जनजातियों की। अब देखते हैं गोत्र या वर्ग। बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए सभी मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमने सभी जनजातियों को एक साथ लिखा है। थारू वर्ग में जो है 3 इनके गोत्र हैं, कुरी, बड़वायक और राणा। बड़वायक जो होता है उच्च गोत्र होता है, लेकिन राणा इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर जौनसारी की बात करें तो जौनसारी में खसास, कारीगर, हरिजन और कोल्टा। कोल्टा सबसे निम्न होते हैं, ये जौनसारी के हो गए। अगर भोटिया की बात करें तो इनका गोत्र कुरी है। चमोली में मारछा और तोरछा रहते हैं। पिथौरागढ़ में सोका, जोहारी, चौदासी, दरमिया ये रहते हैं। और उत्तरकाशी में जाट। जाट एक इनकी मुख्य उपजाति है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बुक्सा, यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराज्य, तनवार, ये बुक्सा के गोत्र थे। अब आगे देखते हैं। राजी जो है ये इनके गोत्र नहीं लिखे हुए, हमने कुछ अन्य फैक्ट लिखे हैं। जैसे इनकी भाषा मुंडा है, ये काष्ठ कला में निपुण होते हैं। ये इसके कुछ अन्य फैक्ट थे राजी जनजाति के। अब इनके परिवार की बात करें तो परिवार थारुओं का मातृसत्तात्मक है, जौनसारी का पितृसत्तात्मक, भोटिया का भी पितृसत्तात्मक और बुक्सा का भी। मतलब थारुओं में माता को जो है मुख्य माना जाता है और इनमें जो है पिताजी को। तो आगे बात करते हैं विवाह। अब विवाह प्रथा आवास। विवाह में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि अलग अलग जनजातियाँ हैं तो सबके अलग अलग नियम हैं। इन नियमों में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसको देखते हुए मैंने सबको एक साथ लिखा है इनको। अब देखते हैं थारू। थारू का सबसे पहले पढ़ लेते हैं। थारू में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। बदला विवाह का मतलब है कि एक दूसरे की बहन से शादी करना या अपने रिलेशन में किसी भी उससे शादी करना। मतलब जहाँ किसी ने की है तो उसको भी अपनी से दूसरी जगह शादी उसको करनी पड़ेगी। 3 तिखड़ी प्रथा भी इसमें प्रचलित है। मतलब वो उसकी बहन से, वो उसकी बहन से, वो उसकी बहन से, इस तरीके से 3 टिकटी प्रथा इसमें प्रचलित थी। अब धीरे धीरे इन प्रथाओं का लोप होने लगा है। अब बात करें पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी जो है विवाह अगर तय हो जाता है, ये एरो लगा रखा है, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। अगर विवाह तय हो जाता है तो उसको पक्की पौड़ी कहते हैं, मतलब शादी पक्की हो गई है। अपना पराया जो है, विवाह की जो सगाई की रस्म होती है उसको अपना पराया कहा जाता है। अगर विवाह की तिथि तय हो जाती है तो उसको बातकट्टी कहा जाता है। और लड़की शादी के बाद जब स्थायी रूप से लड़के के घर आ जाती है तो उसे चाला कहा जाता है। बात करते हैं लठवरवा भोज। किसी विधवा विवाह में जो लड़की का पिता होता है तो वो भोजन देता है अपने आसपास रिश्तेदारों को, तो उसे लठभरवा भोज कहते हैं। और थारुओं में महिलाओं को जो तलाक होता है उसको उरारी कहा जाता है। तो ये थारुओं का था। इनका आवास जो है घर के सामने ये अपने छोटा सा पूजा स्थल बनाते हैं। तो ये था थारू। अब जौनसारी में देख लेते हैं। जौनसारी में विवाह प्रथा कैसे हैं। बहुपति प्रथा इसमें प्रचलित है। ध्यांति जो है अविवाहित लड़कियों कहा जाता है जब लड़की की शादी नहीं होती है। अब बात कर ले रयांती। रयांती है विवाहित लड़कियां, मतलब जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसे रयांती कहते हैं। बाजदिया जो है वो शौकत वाला विवाह है, जिसमें मतलब कोई ऐसा विवाह होता है जिसमें ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उसे बाजदिया विवाह कहते हैं। गाय दहेज के रूप में दी जाती थी। जौनसारियों में गाय दहेज के रूप में दी जाती थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, हारुल नृत्य जिसमें रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनसारी जो है हारुल नृत्य करते हैं और उसमें रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थारुओं के भी ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भोटिया। भोटिया में जो है 2 प्रकार के विवाह प्रथाएं थी, एक तो दामुला और एक है तत्सत विवाह प्रथा। तो दामुला में क्या है कि तत्सत विवाह प्रथा देखते हैं पहले। बाराती कन्या के यहाँ पर आते हैं, इसे तत्सत विवाह प्रथा कहते हैं। मतलब बाराती जो लड़की को शादी करने के लिए लड़की के घर पर आते हैं। लेकिन दूसरी प्रथा है दामुला विवाह प्रथा, ये बर के नाम पर ही बहू को ले जाते हैं। मतलब दूल्हा जो है वो ना आए, उसी के नाम पर जो है बाराती बहू को ले जाते हैं। तो ये 2 प्रथा भोटिया में प्रचलित हैं। थोची जो है उसे सगाई की रस्म को थोची कहा जाता है भोटियों में। स्वारा जो है वो सगे संबंधियों को स्वारा कहा जाता है। और भोटिया जो है पोड़ा नृत्य करते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। भोटिया विवाह अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, पोड़ा नृत्य। और करते कैसे हैं, एक हाथ में रुमाल लेकर, एक हाथ में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य करते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बधू शुल्क प्रथा जो है प्रचलित थी इनमें। इनका आवास जो है ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है और शीतकालीन गुंडा या मुंसा। ये जो है एक ऋतु प्रवास वाली जनजाति है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में ये कहीं और रहते हैं और शीत ऋतु में फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऋतु प्रवास जनजाति कौन सी है, भोटिया। और ग्रीष्मकालीन आवास मैत, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
शीतकालीन गुंडा या मुंसा। बात करें बुक्सा, बुक्सा में एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। ये बुक्सा जनजाति में। राजी जनजाति में जो है पलायन विवाह, बधूमूल्य प्रथा, मूक अदृश्य विनिमय, रिंगडास, और इनका आवास जो है रोतुड़ा कहलाता है। मतलब जो मूक अदृश्य विनिमय प्रथा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आई हुई है। मूक अदृश्य विनिमय प्रथा किस में प्रचलित है? राजी में। और रिंग डांस करते हैं ये, इनका आवाज़ जो है रोतुड़ा कहलाती है। और भोटियों का मैथ और गुंडा या मुंसा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एक जगह लिखे हुए हैं, अच्छे से देख लेना। अब बात करें धर्म, त्योहार, सांस्कृतिक, तो ये भी सब हमने एक जगह लिखे हैं। अब थारू के हम पहले त्यौहार की बात करते हैं। बजर त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया कि बजर त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू। ये कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ या बैसाख माह में। खिचड़ी नृत्य जो है, थारू लोग जो होते हैं वो होली में खिचड़ी नृत्य करते हैं, जो फागुन माह में आती है होली। होली पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। अब इनके धर्म की बात करें तो इनके कुछ हरिया पूजा जो है वो धान बुवाई के बाद में ये हरिया पूजा करते हैं। भूमिया देवता जो है वो घर के सामने एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, तो वहाँ पे भूमिया देवता की पूजा करते हैं। बागेश्वरी देवी जो है शिकार की देवी कही जाती हैं। ढोर चांडी देवी जो पशुओं की रक्षा करने के लिए, और शीतला देवी जो है छोटी माता की बीमारी को दूर करने के लिए। तो ये थारुओं का धर्म और त्यौहार थे। अब देखते हैं भोटिया। भोटिया में क्या है? भूमियाल देवता जो इनके प्रमुख देवता हैं, और घंटाकर्ण देवता और साईं देवता पशुओं की रक्षा करने के लिए हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह कंडाली। कंडाली या किरजी उत्सव कौन मनाता है? भोटिया लोग मनाते हैं, और 12 वर्ष में आता है। ये 12 वर्ष में एक बार आता है। और कंडाली या किरजी उत्सव भोटिया लोग मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तुबेरा बाजू तिमली क्या है? पहले तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि तुबेरा बाजू तिमली क्या है। तो ये क्या है? एक लोकगीत है। और हैं किसके? ये हैं भोटिया लोगों के। अब इनकी विशेषता क्या है? तुबेरा जो है रसिया गीत है, बाजू बीर रस प्रधान गीत है, और तिमली क्या है? सामाजिक विषय पर आधारित है। तो पहले यही पूछा जाता है कि तुबेरा बाजू तिमली क्या है। और भोटिया लोगों का जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? हुड़का। अब बुक्सा देख लेते हैं। बुक्सा की जो प्रमुख देवी मानी जाती है वो चामुंडा देवी प्रमुख है। इनका प्रमुख हैं। साकरिया देवता जो है इनके गांव के बाहर स्थान होता है इनका, उसे थान कहा जाता है। जो साकरिया देवता है उनके गांव के बाहर स्थान होता है, उसे थान कहा जाता है। और ज्वालपा देवी, हुल्का देवी भी इनकी प्रमुख देवी हैं। इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो चैती है। चैती मेला कांसीपुर में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बुक्सा लोग भी कांसीपुर के आसपास उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। इनके त्यौहार जो है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ कि होंगा, ढलिया, गोटरे, मोरो क्या है? तो ये क्या है? बुक्सा लोगों के त्यौहार हैं। इस तरीके से पूछा जाएगा कि होंगा, ढोलिया, गोटरे, मोरो क्या है? तो ये बुक्सा लोगों के त्यौहार हैं। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जौनसारी। जौनसारी जो है इनका मुख्य देवता महासू हैं, और इनका पवित्र तीर्थ स्थल है हनोल। अन्य तीर्थ स्थल की बात करें तो लाखामंडल और कालसी। त्यौहार की बात करें तो ये दीपावली पर बेहला नृत्य करते हैं। ये जो दीपावली है वो मुख्य दीपावली से एक माह बाद मनाते हैं, जिसे बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। और उस पर पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। पायता जो है ये पायते को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। जागड़ा जो है महासू देवता का त्यौहार है। महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। तो बेहला नृत्य जौनसारियों से संबंधित है। पायता ये विजयदशमी कहते हैं। बेहला नृत्य कब करते हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, दीपावली पर। जागड़ा किसका त्यौहार है? जौनसारियों का है, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में। अब बात करें अन्य त्यौहार इनके। माघ त्यौहार जो है ये जनवरी में आता है, 11-12 जनवरी से पूरे माघ मतलब पूरे जनवरी भर मनाया जाता है। नुड़ाई त्यौहार है, सावन में आता है। और भेड़ पालन इसमें अधिक होता है, भेड़ पालन से संबंधित है नुड़ाई त्यौहार। बिरोली त्यौहार जो है संतान कल्याण से संबंधित है। अठोई त्यौहार, ये जन्माष्टमी को अठोई त्यौहार कहते हैं। अब मेले की बात करें तो वीर केसरी चंद मेला जो है, वीर केसरी मेला 3 मई को चोली थात में मनाया जाता है। इस दिन जो है वीर केसरी चंद के बलिदान हुआ था, मतलब उन्हें फांसी दी गई थी वीर केसरी चंद को। वीर केसरी मेला जो है इसलिए 3 मई को चोली थात में लगता है। मोड़ मेला, मच मोड़ जो है इसमें मछली को बेहोश करके पकड़ा जाता है। और इनका दूसरा अन्य वो है जतारियो मेला, इसमें 25-26 वर्षों में इसको एक बार मनाया जाता है। तो ये इनका मोड़ मेला और जतरियोडा मेला है, ये दो इनके मेले हो गए। और सबसे प्रमुख मेला जो है वो बिसु मेला है, जो जौनसारियों का सबसे बड़ा मेला होता है। ये कब आता है? अप्रैल माह में। तो कौन सा मेला किस जनजाति का, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और
कब आता है, कौन से महीने में मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। अब बात करें राजी। राजी के जो प्रमुख देवता है वो बागनाथ है, इम्पोर्टेंट है बागनाथ। और त्यौहार इनके जो है कर्क और मकर संक्रांति इनके त्यौहार हैं। अन्य देवता जो है इनके गणनाथ, मल्लिकार्जुन और छुरमुल देवी हैं। तो ये हमारे त्यौहार धार्मिक रूप से जनजाति का, और इनके जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो इनमें इस वाली इसमें पढ़े हमने। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनकी राजनीतिक संस्थाएं, मतलब इनका जो गांव का प्रशासन था वो कैसे चलता था। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें इसमें होता है कि अन्य मतलब विभिन्न जनजातियों का अलग अलग है, तो इसमें हम देखते हैं। थारू में जो है 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। सबसे जो मुख्य अधिकारी होता है वो चौधरी या महतो होता है, सबसे प्रमुख होता है। उसके नीचे बड़धेर होते हैं, उससे छोटे होते हैं भले मानस, और सबसे छोटा होता है चौकीदार। तो ये 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। न्याय के लिए मध्य पंचगढ़ प्रथा है, ये थारू में होती है। जौनसारी जो है खुमरी, खुमरी पूछा जाता है कि खुमरी किससे संबंधित है, तो खुमरी किससे संबंधित है, जौनसारियों में एक समिति होती है। गांव में एक, मतलब गांव एक गांव है तो उसके अंदर एक समिति होगी। समिति में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य शामिल होगा, और उसका मुखिया जो होगा वो ग्राम सयाणा कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें, ये तो एक गांव की बात होगी। अगर 2 गांव या उससे अधिक गांव की बात करें तो उसमें जो होती है खत खुमरी होती है, उसका मुखिया जो होता है वो खत सयाणा होता है। ये एक गाँव की, और ये 2 गाँव या उससे अधिक की बात करते हैं। बुक्सा जनजाति में बिरादरी एक पंचायत होती है, उसमें 5 सदस्य होते हैं। तखत इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये पूछ जाता है तखत जो है किससे संबंधित है, तो वो है बुक्सा जनजाति से। इसमें 5 वो होते हैं, देखते हैं उसको। तखत, मुंसिफ, एक दरोगा होगा और 2 सिपाही होंगे। ये सब जो हैं सभी वंशानुगत होते हैं, मतलब जो इस समय है उसके परिवार से ही कोई उसका मतलब पुत्र, या कोई अगर पुत्र नहीं है तो कोई और, मतलब वंशानुगत ही होते हैं, मतलब उसके वंश का ही कोई ना कोई बनेगा। अगर अर्थव्यवस्था और अन्य तथ्य की बात करते हैं, थारू थारू जो है जाड़ चावल द्वारा स्वयं निर्मित पेय, मतलब स्वयं बनाते हैं ये, कोई एक पेय बनाते हैं तो उसे जाट कहा जाता है। दिखनोरी प्रथा सगाई को है, सगाई को दिखनोरी प्रथा कहा जाता है। ये थारू में प्रचलित है। इनके नृत्य हैं झुमड़ा और लहचारी, मतलब जो फैक्ट छूट गए हैं या अर्थव्यवस्था से संबंधित है या अन्य कोई फैक्ट हैं वो इसमें लिए गए हैं। अब जौनसारी को देखते हैं। जौनसारी में कुछ प्रमुख व्यक्ति को देखते हैं। गुलाब सिंह राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है इन्हें। पंडित शिवराम जौनसारी के प्रथम कवि। भाप सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार। रतन सिंह जौनसारी जौनसार के आधुनिक कवि। नंदलाल भारती जौनसार संगीत के जनक। और वीर केसरी चंद जो है 3 मई 1945 को इनको फांसी दी गई थी। 3 मई को चोलित हाथ में इनकी बलिदान पर मेला लगता है। और वीर केसरी चंद रचना जो है वो पंडित शिवराम की है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भोटियों की बात करें तो भोटिया जो है ऋतु प्रवास वाली जनजाति है। इनका ग्रीष्मकालीन आवास मैत और शीतकालीन आवास गुंडा या मुंसा कहलाता है। और राजी जनजाति का जो आवास होता है वो रोत्यूड़ा कहलाता है। पशु बालक एवं भ्रमण जनजाति है, मतलब ये पशुओं के साथ घूमते रहते हैं। शराब को ये छंग कहते हैं। रंग बंग प्रथा इसमें प्रचलित है। चीन से व्यापार जो है वो गम्य पद्धति के द्वारा करते हैं। झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब है कि जहाँ मतलब जो घास फूस खड़ी है उसको काट के उसको साफ कर लेना, 2-3 साल वहाँ खेती करनी, उसके बाद उसको बंजर छोड़ के कहीं अन्य जगह जाकर घास साफ करके फिर से वहाँ खेती करना, तो झूम खेती उसे कहते हैं। भोटियों की उपजाति है जाट जनजाति। ये जनक के वंशज मानते हैं अपने आप को। इनकी बोलचाल की भाषा रोम्बा है। त्यौहार जो है इनके लोसर और सुरगैन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोहसर और सुरगैन किसके त्यौहार हैं, तो यह है जाट उपजाति, मतलब ये भोटियों की एक उपजाति है। कहाँ पे निवास करते हैं, उत्तरकाशी में। जादुंग या नीलंग घाटी में निवास करते हैं, उत्तरकाशी में। जादुंग घाटी और नीलंग घाटी दोनों उत्तरकाशी में है। नीलंग घाटी कहाँ पे है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, तो ये उत्तरकाशी में है, जहाँ पे जाट उपजाति निवास करती है। बुक्सा की बात करें तो बुक्सा जहाँ पर निवास करते हैं, बुक्सा बाहुल क्षेत्र जो काशीपुर के आसपास का क्षेत्र है, चंपा उधम सिंह नगर में चंपावत तक। बुक्साड़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आईन अकबरी में किया गया। आईन अकबरी अबुल फजल की जो थी उसमें कुमाऊँ के 21 महलों का जिक्र किया गया है, तो आईन अकबरी में ही बुक्साड़ शब्द का प्रयोग किया गया था। तराई के 21 महलों का जिक्र उसमें किया गया है। तो ये हमारे उत्तराखंड के जनजाति के कंप्लीट नोट्स हैं। 3 बुक से ये नोट्स बनाए गए हैं, इसको अच्छे से देखें, सारे फैक्ट को इंक्लूड किया गया है इसमें। आज तक आपने जो है सारे जो फैक्ट हैं वो एक एक जनजाति के पढ़े होंगे, लेकिन इसमें 5 जनजाति को एक साथ लिया गया है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, याद करने में आसानी हो। धन्यवाद।